नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप हिंदी साहित्य बीए सेकेंड ईयर की इस क्लास में आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस क्लास के माध्यम से रीति काल के उस महान शख्सियत के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं जिसने हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बनाने में और लोकमानस तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये वे कवि हैं जिन्होंने श्रृंगार के मायने बदल दिए। ये वे कवि हैं जिन्होंने श्रृंगारिक धारा में रहते हुए भी अपना आध्यात्मिक ध्यान, अपना आध्यात्मिक झुकाव ईश्वर के प्रति बनाए रखा। ये वे कवि हैं जिन्होंने लोक जीवन की अवहेलना नहीं की, बल्कि लोक जीवन से तादात्म्य स्थापित करते हुए कुछ ऐसे अद्भुत पद लिखे जो नीति काव्य के नाम से प्रसिद्ध हुए और जिनमें एक किस्म की वैचारिकता तो है ही है, बल्कि एक किस्म की बौद्धिकता और सजीवता भी मिलती है। ये वे कवि हैं जिन्होंने श्रृंगार को एक नई उपमा के रंगों से भर दिया और ऐसे ही कवि हैं महाकवि बिहारी। अगर हम हिंदी साहित्य के संपूर्ण साहित्य की बात करें तो कोई भी कवि अगर तुलसीदास जी के बाद जनमानस में लोकप्रिय हुआ तो मध्यकाल में वे थे बिहारी। बिहारी को रीति सिद्ध कवि के नाम से जाना जाता है क्योंकि उनकी जो कविता थी वो रीति के नियमों पर आधारित होते हुए भी उनमें एक किस्म की नवीनता थी। वो पूरी तरह से रीति में बंधे हुए भी नहीं थे और पूरी तरह से मुक्त भी नहीं थे। उन्होंने रीतिवाद को जीत लिया था। उन्होंने समस्त रीति परंपरा का अवगाहन अपने एक साहित्यिक ग्रंथ में किया। तो यह कवि न केवल अपनी श्रृंगारिक भावना की वजह से प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी सरलता, अपने लालित्य, अपने कवित्व चमत्कार के कारण भी प्रसिद्ध है। तो आज हम इस क्लास के माध्यम से उस कवि को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हम महाकवि बिहारी का जीवन परिचय करते हैं। महाकवि बिहारी का जो जन्म है वो 1595 ईस्वी में ग्वालियर नामक स्थान पर हुआ था और ये चौबे माथुर वंश से संबंधित थे। बाद में इनका विवाह भी चौबे वंश में हुआ और ये सबसे बड़ा इनके बारे में कहा जाता है कि ये शुरू से ही बहुत अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। इनके पिता का नाम था केशव राय। ये जो रीतिकाल के प्रथम आचार्य कवि थे, केशव राय महाकवि केशव के पुत्र नहीं थे। हालांकि ये मति भ्रम हो जाता है कि लोग उन्हें केशव का ही पुत्र समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके पिता कोई अन्य केशव राय थे। हालांकि इनमें बहुमुखी प्रतिभा बचपन से ही विद्यमान थी और इनकी प्रतिभा सही मायने में मुकम्मल हुई जब ये किसी माध्यम से राजस्थान के आमेर के राजा जयसिंह के संपर्क में आए। और यह जो समय था लगभग 1635 ईस्वी में ये राजा जयसिंह के संपर्क में आए और उसके पीछे भी एक किंवदंती है। जब ये नौकरी या आश्रय की आशा में राजा जयसिंह से मिलने आए, उस समय राजा जयसिंह अपनी एक नवविवाहिता पत्नी के साथ संलग्न थे और अपना राजकार्य, अपने उत्तरदायित्व बोध से विमुख होकर अपने निवास में पड़े रहते थे। उस समय इन्होंने एक दोहा लिखकर राजा जयसिंह के पास पहुंचा। वो दोहा इस प्रकार है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास नहीं काल, अली कली ही सो बंधु, आगे कौन हवा। यह एक अन्य उक्ति थी जिसमें भ्रमर को उपालंब देकर सीधी बात एक व्यंग के स्वरूप में राजा जयसिंह तक पहुंचाई गई थी और राजा जयसिंह इस अनोखे दोहे से बहुत प्रभावित हुए और तुरंत उन्हें अपने उत्तरदायित्व बोध का एहसास हुआ और तुरंत वो अपना ध्यान नवविवाहित रानी से हटाकर प्रजाहित के लिए लगाना प्रारंभ कर दिया। और इसके बाद उन्होंने महाकवि बिहारी को अपने राज दरबार में एक राजकवि के रूप में सुशोभित कर दिया। और साथ ही
यह घोषणा भी की कि बिहारी को हर दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रिका पुरस्कार स्वरूप दी गई। यहाँ से बिहारी जो है वो मुकम्मल तौर पर बिहारी बनता है। यहाँ से उस कृति का सृजन प्रारंभ होता है जो हिंदी साहित्य में बहुत अनमोल है। इनकी जो साहित्यिक कृति है वह बिहारी सत्सई। सिर्फ एक कृति लिखी उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में बिहारी सत्सई नाम से, और बिहारी सत्सई में भी मात्र 713 दोहे। दोहा एक छोटा सा छंद है जिसमें भावों को एक साथ भरने की अद्भुत कला है, और यह इनकी अद्भुत कवित्व क्षमता थी कि जहाँ बड़े बड़े कवि बड़े बड़े ग्रंथ लिखकर अपने भावों को उन ग्रंथों में नहीं भर पाए, वहीं पर बिहारी ने एक छोटे से दोहे में, 2 लाइनों के दोहे में अपने संपूर्ण जीवन दृष्टि, अपना संपूर्ण श्रृंगार बोध, अपना प्रेम बोध, अपने संपूर्ण भावों को एक छोटे से दोहे में समेट कर रख दिया। यह उनकी विशिष्टता है, और इसी विशिष्टता ने, जो कि उनके भाषाई कौशल और कविता करने की उनकी जो चतुराई थी, उस पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यह बिहारी की कुशलता का परिणाम है कि उन्होंने उस संपूर्ण रीतिकालीन साहित्य को अपनी अद्भुत कला के बल पर अमर कर दिया। बिहारी के ये 713 दोहे न केवल जीवन के विविध रंगों में रंगे हुए हैं, जिनमें कहीं श्रृंगार की अद्भुत छटा है, कहीं प्रेम है, कहीं वियोग है, कहीं भक्ति है, कहीं नीति है, कहीं प्रकृति है। तो ये श्रृंगार और प्रेम और जीवन मूल्यों की जो अद्भुत छटा है, वो सिर्फ हमें मध्यकाल में बिहारी के यहाँ देखी। बिहारी का जो काव्य है वो श्रृंगार सिद्ध काव्य है। श्रृंगार के ये चितेरे थे। इनका जो कृतित्व है वह अन्य कहीं मिलना दुर्लभ है। बिहारी की विशिष्टता इनकी भाषाई पकड़ के ऊपर भी है। हालांकि अब जब दूसरी क्लास होगी हम बिहारी की रचना कर्म के ऊपर और अधिक कुशल और अधिक मात्रा में विचार करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ एक बिहारी का बेसिक परिचय प्राप्त कर रहे हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा कि बिहारी का जो कृतित्व है वो उस सामंतकालीन परिवेश में हुआ था जहाँ कविता करना राज दरबार की डिमांड के ऊपर निर्भर करता था। कवि वही करता था जैसा उनका नेतृत्व उनसे कविता कहलवाना चाहता था। तो वहाँ पर कविता के ऊपर और कवि के ऊपर बहुत सारी बंधन थे, लेकिन बिहारी उन बंधनों के अधीन रहते हुए भी एक अद्भुत कवि के रूप में सामने आए, और उनकी कविता भी अद्भुत कविता के रूप में सामने आए। अगली जो क्लास है उसमें हम इसको और अधिक गहराई से विचार करेंगे। धन्यवाद।